नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, कई देशों के साथ अहम समझौतों पर बनी सहमति। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को तगड़ा झटका, बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से किया इनकार, बिहार में जारी रहेगी एसआईआर की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट अपडेशन पर बंगाल की सीएम ने फिर उठाए सवाल, ममता बनर्जी ने बंगाल के किसान को एनआरसी नोटिस देने पर बीजेपी की असम सरकार की आलोचना। कर्नाटक का सियासी संकट बरकरार, सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से मांगा मिलने का वक्त, प्रियंका वाड्रा से मिले डीके शिव कुमार। महाराष्ट्र कांग्रेस को उद्धव ठाकरे का झटका, ठाकरे बंधु साथ लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, संजय राउत ने लगाई सहमति की मोहर। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। 5 देशों की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं पीएम मोदी। पीएम ने घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। पीएम मोदी की ये यात्रा काफी सफल रही। पीएम मोदी ने सबसे पहले घाना वो पहुंचे थे जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद अर्जेंटीना की यात्रा की। अर्जेंटीना के बाद ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ब्राजील पहुंचे और राजकीय यात्रा के दौरान ब्राजील राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अंतिम चरण में नामीबिया में वहां के संसद को भी संबोधित किया। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पीएम मोदी को दिया गया। पीएम मोदी भारत लौट आए हैं और जो उनकी विदेश यात्रा काफी लंबी रही, कितनी अहम है पीएम मोदी की ये विदेश यात्रा? देखिए, पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा से आए हैं और सारे के साथ कुछ न कुछ समझौते हुए। वो क्या लेकर आए हैं, ये सवाल अब विपक्ष को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जिन देशों के साथ समझौते हुए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो यही लोग इनके विदेश दौरे पर उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या नामीबिया के साथ जो समझौते हुए, व्यापारिक डील हुए और उसके साथ वहां पर यह माना गया कि देखिए हम आपके यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल पेमेंट के ऊपर भारत की जो छोटे छोटे देशों में, वैसे देश जो अभी टेक्नोलॉजी के स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, उसके साथ जो डील हो रही है उससे तो अमेरिका भी परेशान है। इसी डिजिटल क्रांति के कारण अमेरिका कह रहा है कि भाई डॉलर के वर्चस्व को ये लोग चुनौती दे रहे हैं, टैरिफ वार चल रहा है। उसी तरीके से ब्राजील में गए, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, वहां पर सबके बीच इस बात की सहमति बनी जो एससीओ में चीन ने किया था कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर पहलगांव की चर्चा नहीं करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स में सहमति बनी और उसका एक मेंबर चीन भी है, रूस भी है, लेकिन फिर भी वहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए चीन का वो वर्चस्व नहीं था कि एससीओ की समिट में जिस तरह से उसने आतंकवाद पर पहलगांव को गायब कर दिया, तो डिफेंस मिनिस्टर गए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने मना कर दिया कि स्टेटमेंट पर साइन ही नहीं करेंगे। वहां पर पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई। ब्रिक्स ने जिस तरीके से आगे के व्यापारिक समझौते किए कि हम लोग अपना एक गुट ध्रुव बनाएं जिससे कि हमें विकसित देशों के ऊपर हमेशा निर्भरता बनाई न रखी जाए, और इसलिए वहां पर भी जो ब्राजील और भारत से डील हुई, बायलैटरल डील अलग तरीके से चल रही थी और ज्वाइंट डील अलग तरीके से चल रही थी, जो कुछ देशों के बीच हम लोग अपना आधार बना रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ये जो दौरे से वापस आए हैं उसको ब्रीफ करेंगे प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद धीरे धीरे ये खबरें आएगी। इसलिए कोई भी पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी भी इस पर सवाल नहीं उठा रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन से पीएम मोदी क्या लेकर आए, नामीबिया से क्या लेकर आए या घाना से क्या लेकर आए, अर्जेंटीना से क्या लेकर आए। ये धीरे धीरे इन लोगों को इसका असर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। खबरों में अब बात वोटर लिस्ट पर हुई सुनवाई की। बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई। कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान आधार, निर्वाचन कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए।
चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ईसी पर शक करने की कोई वजह नहीं है। मामले की सुनवाई जरूरी है, इसे 28 जुलाई को लिस्ट किया जाए और इस बीच वो ड्राफ्ट पब्लिश नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो कितना अहम? देखिए, चुनाव आयोग पर फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बननी ही नहीं चाहिए। जो तरीके अभी चल रहे हैं कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को पढ़े बिना एक्सेप्ट कर ले इस आधार पर क्योंकि इसमें कुछ पार्टियां हैं जो कि जबरदस्ती एक संवैधानिक संस्थान के ऊपर शक कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि चुनाव आयोग पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ये तो पिटीशन एक्सेप्ट करने के समय भी देखा जा सकता था, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन शुरू किया है बिहार में और एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसमें दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेज हैं और अगर चुनाव आयोग कोई दूसरा दस्तावेज मांग रही है जिसमें से कास्ट सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, जिसमें से जन्म प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र भी हो सकता है, ये 1-2 नहीं है, इसमें से कोई भी आप 1 और 2 आधार कार्ड के साथ, तो वो सारे पिटीशन के ड्राफ्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास थे। पहले उसे लेता और उसके बाद उसे पढ़ना चाहिए था और फिर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस पर फैसला करना चाहिए था। इतनी लंबी बहस की प्रक्रिया ही नहीं होती क्योंकि आपने बहस करने के बाद कुछ टिप्पणियां की और उसके बाद चुनाव आयोग के इस वोट ड्राइव को स्वीकार भी कर लिया और फिर आगे की सुनवाई के लिए यह भी कह दिया कि अभी ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पता है कि 25 जुलाई तक एप्लीकेशन देने की यानी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। उसके बाद 1 अगस्त को इसे ऑनलाइन ड्राफ्ट में भेज दिया जाएगा और फिर उसके खिलाफ जो कंप्लेन करना है वो आगे कंप्लेन करते रह सकते हैं। तो आप बीच की स्थिति निकालते हो, मतलब संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ भी फैसला नहीं दे सकते, आप सच्चाई भी जानते हो और उसके बाद करते क्या हो, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की बात ये सिंघवी कह रहे थे, इन लोगों को खुश करने के लिए आप बीच का रास्ता अपनाते हो। कुछ डांट फटकार चुनाव आयोग को, कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए की बात, कुछ सरकार की बात। तो ये बीच का रवैया सुप्रीम कोर्ट को नहीं अपनाना चाहिए, सीधे बोलना चाहिए वोटर रोल जो बन रहा है वो चुनाव की प्रक्रिया है और उसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संपर्क करें, याचिका दायर करें, हजारों की संख्या में एक गुट बनाओ कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं डाला गया। ये थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस कि कोई एनजीओ आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलना चाहिए। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अवैध रूप से लागू करने का आरोप लगाया है। ममता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं ये जानकर हैरान और बेहद परेशान हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने उत्तम कुमार ब्रिजवासी जो एक भारतीय है और कूच बिहार के दिनहाटा में 50 से ज्यादा सालों से रह रहे हैं, उनको एनआरसी नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम की बीजेपी सरकार एनआरसी प्रक्रिया का इस्तेमाल बंगाल के लोगों, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों को डराने, उनके मत अधिकार से वंचित करने और उनकी पहचान मिटाने के लिए एक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी भी वोटर लिस्ट और जिस तरह से एनआरसी का जिक्र कर रही है, सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, वो तो बीजेपी पर ही निशाना साधेगी, वो कोई दूसरी पार्टी पर निशाना थोड़ी साधेगी। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना होगा तो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां लुप्त हो गई है पश्चिम बंगाल से, सीधे चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये चुनौती पॉलिटिकल नहीं है, ये चुनौती उनकी चोरी की है कि ममता बनर्जी अभी परेशान इस बात से नहीं है कि चुनाव के दौरान क्या होगा, परेशान इस बात से है कि वो अभी जो चोरी करती रही, लगातार पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली करती रही, बाहर से लाला कर लोगों को बिठाती रही, वोटर कार्ड बनवाती रही और चुनाव के दिन जो बूथ कैप्चरिंग होता है, सबसे ज्यादा अभी भी किसी भी चुनाव में पश्चिम बंगाल में ही हिंसा होती है।
बम फोड़े जाते हैं, बूथ कैप्चर किए जाते हैं, लूटे जाते हैं, ईवीएम तोड़े जाते हैं अभी के समय में भी। जबकि बिहार जैसे जगह या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, इन सब जगहों पर यह संभावनाएं खत्म हो गई। कहीं छोटी मोटी झड़प हो गई, आपस में झगड़ा हो गया तो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी बम बंदूक चलते हैं। तो उनको डर इस बात से है कि अभी तो चुनाव आयोग सामने आएगा, और जो चुनाव आयोग का कहना है कि हर राज्यों में ये एसआईआर लागू किया जाएगा, और उसके बाद नंबर पश्चिम बंगाल का है। तो पहले तो चुनाव आयोग छटनी कर देगा, उसके बाद आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस की एंट्री होगी। और इस बार चुनाव आयोग भी ये सोच कर चला है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ही ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी, फर्जी वोटिंग भी नहीं होगा, और फिर बूथ लूट भी नहीं सकते, तो ऐसे में तो सत्ता चली जाएगी। तो उन्होंने आधार क्या बनाया, ये ट्रिब्यूनल का आधार भी बनाया, तो एक हिंदू व्यक्ति को, जबकि ट्रिब्यूनल में हिंदुओं के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। न तो असम में हिंदुओं ने कभी आंदोलन किया, न पश्चिम बंगाल में किया कि एनआरसी नहीं लागू होना चाहिए। तो इन्होंने आधार बनाया कि देखो हम मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है एनआरसी को लाकर इनडायरेक्ट तरीके से। तो अभी ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ेगी, अभी चीखना शुरू की है, फिर हंगामा करना शुरू करेंगी, और फिर उसके बाद सड़कों पर और ज्यादा हिंसा तोड़फोड़ मचना है। जी, खबरों में अब बात कर्नाटक के सियासी संकट की। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने आज राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि डीके शिवकुमार ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बीच राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांग रहे शिवकुमार ने बुधवार को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसकी कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की गई है। कर्नाटक का जो सियासी संकट है वो अभी तक बरकरार। देखिए, ये लोग बार बार कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, तो कोई समस्या नहीं है तो अपने राज्य को छोड़कर डिप्टी सीएम और सीएम दोनों दिल्ली में धरना देकर क्यों बैठे हैं? 3 दिन हो गया, आप कह रहे हो कि नहीं, डीके शिव कुमार ने खुद कह दिया है कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब वो सीएम पद के लिए नहीं लड़ रहे। आप भी कहते हैं कि सीएम पर कोई समस्या नहीं है, तो फिर 3 दिन हो गए, आप लोग 3 दिनों से दिल्ली में तंबू गाड़ कर क्यों बैठे हो? आपको चले जाना चाहिए था, आपको मिलना था किससे? मिनिस्टर से। आपने मुलाकात कर ली, आपको अपने आला कमान यानी राहुल गांधी से मुलाकात करनी है। आप यहां से चले जाओ, राहुल गांधी इतने फुर्सत में तो है ही कि 15 दिन में कहीं दिल्ली से निकलकर किसी और जगह पर जा सकते हैं। जब धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से पटना जा सकते हैं, तो अपनी पार्टी के इतने बड़े नेताओं की समस्या सुनने के लिए दिल्ली से बेंगलुरु नहीं जा सकते? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इनके पास तो काम है, ये तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कई पोर्टफोलियो है। ये लोग अपने राज्य को छोड़कर किसके जिम्मेदारी पर? राज्य को छोड़ दिए छोटे छोटे मंत्रियों की जिम्मेदारी पर, और यहां आकर 3 दिन से बैठे हैं। राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, वो दिल्ली से बेंगलुरु नहीं जा सकते। तो ये समस्या जो चल रही है, इसका मतलब है कि अभी फैसले की बात चल रही है। डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो, ये दोनों चाहते हैं कि फैसला राहुल गांधी ले ले। ये कंफ्यूज करके मत रखो, फैसला लेना है जो लो। अगर सिद्धारमैया को 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाना है तो डीके शिव कुमार ये फैसला मान लेंगे, या फिर नहीं मानना होगा तो वो पार्टी में जो करना होगा, किसी और का सहयोग लेना होगा, वो ले लेंगे। इसलिए अभी ये दोनों यही डटे हुए हैं जब तक राहुल गांधी अपना मुंह ना खोल दे। जी, खबरों के आखिर में बात महाराष्ट्र कांग्रेस की। महाराष्ट्र में बने नए सियासी समीकरण ने कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोगों का दबाव है कि एमएनएस और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े। इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए बना था। स्थानीय चुनावों में इसकी जरूरत नहीं है। लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र के विकास और मराठी मानुष सम्मान के लिए दोनों ठाकरे को साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस को बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की तरफ से। देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस को झटका नहीं लगा है, कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। ये समझ रहे हैं स्थानीय चुनावों में अलग समीकरण हो या फिर
असेंबली इलेक्शन में अलग समीकरण हो और फिर जनरल इलेक्शन में अलग समीकरण हो, ये नहीं चलेगा। अभी जो तरीके महाराष्ट्र में चल रहे हैं, और ये संजय राउत कह रहा है कि लोगों का दबाव था। किन लोगों का दबाव था? जब बाला साहब ठाकरे ये दबाव नहीं बना सके कि दोनों भाइयों को एक साथ रहना चाहिए, उनके समय में ही राज ठाकरे अलग हो गए, तो अब कौन लोग दबाव दे रहे हैं? दबाव देने वाले कौन से लोग हैं? क्या मातोश्री में बैठकर 4-5 लोग मिलकर कह देते हैं कि यह दबाव जनता की तरफ से आ रहा है? क्या एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी, ये दोनों के कार्यकर्ता एकजुट होकर मुंबई में घूम सकते हैं? आपस में झगड़ा कर लेंगे, क्योंकि इन लोगों का भी क्षेत्र बटा हुआ है, किस क्षेत्र में किसे वर्चस्व में रहना है। इसलिए न तो मराठी मानुष की बात है, न ही मराठा भाषा की बात है मराठी की, और न ही कोई और लोगों का प्रेशर है। ये इन दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट है। इनको लग रहा है, अभी ये हवाई सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी सियासत कमजोर होती जा रही है, एक हो जाएंगे तो वो मजबूत हो जाएगी। अब मजबूत नहीं हो सकता। राज ठाकरे अपनी पकड़ खत्म कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर पकड़ पहले से खत्म हो चुकी है। इसलिए दो फाड़ में बटी है पार्टी। इसलिए कहा जा सकता है राज ठाकरे की तो अपनी विश्वसनीयता भी खो दिए हैं। एक दिन जाकर शिंदे से मुलाकात करते हैं, दूसरे दिन अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं, तीसरे दिन फडणवीस से भी मुलाकात करते हैं, और सबसे मुलाकात करने के बाद घूम फिर के उद्धव ठाकरे के साथ चले आते हैं। तो लोगों का विश्वास खो चुके हैं कि ये कब, कहां, कैसे, किस जगह पर चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इन दोनों के एक होने से न बीएमसी का चुनाव प्रभावित होगा, न ही महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।